हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन आवर मिशन वी मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू आवर गोल। मतलब कि अगर हम अपने किसी भी मिशन में सक्सीड होना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या है, उसके लिए सिंगल माइंडेड होकर के उस गोल के प्रति डिवोशन दिखाना। और यहाँ पे हमारा गोल क्या है, तो एकमात्र गोल है हमारा रिजल्ट। फोकसिंग ऑन दैट, यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली वी हैव टू गिव 100% टू आवर स्टडी। किस तरीके से हम पढ़ते हैं, किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, क्या अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मायने हमारे लिए यही रखता है। हमारे वे ऑफ स्टडी, एक दिन में हम कोई भी टॉपिक को या पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक एक करके अपने सारे टॉपिक को क्लियर रखें, उसके पर्टिकुलरली उसके एकदम से अच्छे हैंड रिटन नोट्स बनाएं। तो आई थिंक कि मैं ये सब चीज़ करने में आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकूं। हम लोग अपना सेल चैप्टर स्टार्ट किए हैं और सेल में हम लोगों ने सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज के बारे में हम लोगों ने देखा है। उसी में से हमारा कुछ ऑर्गेनले अभी भी बाकी है जिसको हम एक एक करके सबको कवर करेंगे। एंड आई एम मेकिंग यू गिविंग यू एश्योरेंस कि आपका पूरा ये वीडियो खत्म होते होते तक ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इससे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक हिस्ट्री के बारे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कॉम्पोजिशंस, इसके फंक्शंस एज वेल एज इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टार्टिंग इन द एक्सप्लेनेशन विथ द नेम इटसेल्फ। सबसे पहले हम लोग ये नाम क्यों पढ़ा, इस नाम का मतलब क्या है, उसी से हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमारा नेम सजेस्ट करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय माइटोकॉन्ड्रिया और व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कभी भी व्हाट इज नहीं होगा, व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक प्लूरल वर्ड है और माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर वर्ड हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा वर्ड बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, दैट इज माइटो एंड कॉन्ड्रिया। अब ये माइटो मतलब हमारा होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब हमारा होता है ग्रैनुअल्स। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ग्रैनुअल्स मतलब छोटे छोटे दाने, पार्टिकल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी को जनरेट करना, जिससे कि अलग अलग केमिकल और मैकेनिकल वर्क जो भी सेल के अंदर होता है उसमें उनको हेल्प आउट कर सके। सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ते आया है हमेशा से, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसके पीछे कहने का रीजन यही है हमारा कि ये जो एनर्जी जनरेशन का काम करता है, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। इस वजह से हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो सब हम लोग पावर हाउस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका हिस्ट्री। तो इनकी हिस्ट्री में सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारा रुडोल्फ कोलिकर को, जिन्होंने 1880 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को रिपोर्ट किया। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सिंगुलर हो जाएगा। कहाँ इसको रिपोर्ट करा, तो उन्होंने सबसे पहले इंसेक्ट्स के स्ट्रेटेड मसल्स में इसको देखा। उसके बाद अल्टमन ने भी इसके बारे में डिस्कस किया 1890 में और इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है हमारा, वो सी बेंडा के द्वारा 1897 में हमारा दिया गया। तो सब चीज को मैं एक एक यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर दे रही हूँ। सबसे पहले रुडोल्फ कोलिकर, नेक्स्ट इज अल्टमन और देन सी बेंडा इन 1897 एंड अल्टमन इन 1890। फाइन, ये कॉइंट किए थे हमारा सी बेंडा ने कॉइंट करा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड को। तो अब हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया, अब स्ट्रक्चर को पहले देख लेते। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो कि सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। फर्दर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये देखिए हमारा ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन,
ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वो हमेशा कैसा होगा, तो ये हमारा होगा पोरस, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये आप देख सकते हैं ये पूरा कंटिन्यूटी रहेगा, कोई भी इसमें इनफोल्डिंग्स या कर्व्स नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा होगा फोल्डेड, और ये जो फोल्डेड है इसके वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहा है, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है, जिसको कि हम लोग ये पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल एक की बात करें देन दिस इज नोन एज क्रिस्टा, और अगर कलेक्टिवली सब की बात करें हम लोग देन दिस इज क्रिस्टी, ठीक है। अब ये जो हमारा देखें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर फोल्डिंग्स जिसको ये क्रिएट किया हमारा, इसको हम लोग कलेक्टिवली क्रिस्टी, और अगर सिंगल की बात करें तो क्रिस्टा। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये कुछ स्पेसेस आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग कहेंगे क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो भी मैं मेंशन कर दे रही हूं यहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब ये जो हमारे कैविटीज हैं, ये जो हमारे इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, तो कैविटी विच इज फील्ड फ्लूइड जिसमें कि फर्दर हमारे डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि ये बना किस चीज का होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के कॉम्पोजिशन की, तो देख लेते हैं हम लोग इसकी कॉम्पोजिशन को। तो ये हमारा बना होता है प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया पहले एक बार, उसको वापस से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का सेक्शनल व्यू है, जिसमें कि ये हम लोगों ने देखा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इस वजह से एक हमारा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हमारे फोल्डिंग्स क्रिएट करेंगे जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में हमें नजर आएंगे। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमारा क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टी, और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमारे होंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फर्दर आउटर मेम्ब्रेन हमारा पोरस एज वेल एज कंटिन्यू इन नेचर होगा, और इनर मेम्ब्रेन हमारे फोल्डेड होंगे। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस होंगे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। आउटर मेम्ब्रेन हमारा पोरस और कंटिन्यू, और इनर मेम्ब्रेन हमारे कर्व्ड और फोल्डेड या कॉन्वुलेटेड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फर्दर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होगा कैसा, तो ये हमारा शेप्स, इसके साइजेस वेरी करते हैं, बट बेसिकली ये हमारा रॉड शेप, डबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। वो भी मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूं। सेल्स हमारे हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स करते हैं, जिनको कि कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये हमारे सेल का 1/5 सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये तो हमारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर साइट पे कंसंट्रेटेड हो सकते हैं, जहां पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन सेल के अंदर सबसे ज्यादा होता हो। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये रॉड शेप्ड हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या फिर फिलामेंटस ऑर्गेनली होता है, जिसको कि प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म में हर एक यूकैरियोटिक सेल्स में। उसके बाद अगर इसकी साइज की बात करेंगे तो ये लगभग हमारा बैक्टीरिया के साइज जितना होता है, डेट इज 1 माइक्रोमीटर, और ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। मतलब तो पहला कौन है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो सबसे पहला हमारा है डेट इज प्लास्टिड, और ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। अब ये जो हम लोगों ने देखा है क्रिस्टी के बारे में, तो इस
क्रिस्टी के वॉल पे सिचुएटेड होते हैं कुछ टेनिस रैकेट लाइक स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम्स या फिर F1 पार्टिकल्स। बेसिकली इनका काम ये होता है कि ये हमारा जो भी एनर्जी रिलीजिंग सब्सटेंसेस होता है हमारा, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज इनके पास एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। उतना डिटेल में आप लोगों को स्टैंडर्ड 9 में ऑक्सीजोम्स वगैरह के बारे में पढ़ना नहीं है, बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि इनर मेम्ब्रेन जो इनका फोल्डेड होता है, जो क्रिस्टी का फॉर्म करता है, उसमें कुछ छोटे स्मॉल बॉडीज होते हैं जिनको कि हम लोग ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये बेसिकली ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको कि F1 पार्टिकल्स भी हम लोग कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। अब जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन में, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जो कि क्रिस्टी पे प्रेजेंट रहता है, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल का मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा, उसमें ये सारे एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट रहेंगे, जो भी हमारे क्रेब्स साइकिल में, डीएनए में, राइबोसोम्स में और आरएनए में फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा किस किस चीजों में नहीं पाया जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज जितने भी हमारे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला है, मैच्योर आरबीसीज यानी कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी as well as mature red blood cells। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, आरएनए और डीएनए होते हैं। इस वजह से ये प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और डीएनए की वजह से ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन का काम करते हैं, एज वेल एज इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब अर्ध, हाफ, एंड ऑटोनोमस जो खुद से अपना काम करते हैं, मतलब कि ये खुद डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन बिना न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म के ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ऐड कर सकते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज, मतलब कि ये डिवाइड करते हैं टू इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए इन्हें किसी और की सेल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर इनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। थोड़े बहुत अगर हम लोग देखना चाहें या कहना चाहें तो ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम को रिजेंबल करते हैं, बट साइज में ये उनसे छोटे होते हैं काफी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए नहीं होता है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग में टू से कि ना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं, बल्कि इनके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, और ये खुद से डिवाइड कर जाते हैं हाफ में, और जिसके वजह से ये इंडिपेंडेंटली अपने नॉर्मल सेल डिवीजन साइकिल से इंडिपेंडेंटली ये रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स और डीएनए, इसीलिए हम लोग इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। और अगर हिस्ट्री में इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ऐसा माना जाता है, ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले एक बैक्टीरिया के फॉर्म में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता था, और बाद में ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करके वहां पे रह गया। अर्लियर ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट नहीं हुआ करता था। फर्दर ये सारी कुछ चीजें थी, स्ट्रक्चर डिटेल्स, उसके हिस्ट्री, उसके कॉम्पोजिशंस के बारे में। अब हम लोग इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस की अगर बात की जाए तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? ये पूरा का पूरा फंक्शन इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये जो है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? तो ये हमारा
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे करेंसीज होते हैं ऑफ सेल के। जैसे कि हम लोगों को कुछ भी मार्केट से खरीदना होता है तो कैसे हम लोग पैसा देते हैं और फिर सामान मिल जाता है, उसी तरीके से सेल को डिफरेंट एक्टिविटीज करना होता है तो वो एटीपी वहां पे खर्च होता है, वो एज अ स्टोर्ड एनर्जी वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एटीपी के से वो उसको एनर्जी मिल जाता है। और यही रीजन है कि इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो इसका मेजर फंक्शन हो गया कि ये हेल्प करता है सेल के सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा, तो रेस्पिरेशन चैप्टर में मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन को डील किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वो वाला वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग रेस्पिरेशन क्या देखे थे कि सिंपली जो भी हम लोगों ने फूड लिया है उसको उससे एनर्जी लेना, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि ये रेस्पिरेशन जब सेल के लेवल पे होता है तो उसको ही हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एक बेस्ट ऑर्गेनली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो अपना सारा काम करता ही है, अपना खुद से रेप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है, इवन कि ये सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कुछ सारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थी डिटेल्स। बेसिक इंपॉर्टेंट बात जो भी था, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय सी बेंडा। कब? 1897। सबसे पहले कब आया? 1880, रुडोल्फ कॉलिकर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसके कैसे होंगे? डबल मेम्ब्रेन होंगे। डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन इसके कैसे होंगे? पोरस होंगे, कंटिन्यू होंगे। इनर मेम्ब्रेन कैसे होंगे? फोल्डेड होंगे। ये फोल्डेड जो क्रिएट करेगा स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। इस क्रिस्टी के वॉल पे कुछ पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे जिसको कि हम लोग F1 पार्टिकल्स कहेंगे या ऑक्सीजोम्स कहेंगे। फर्दर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बना होता है प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए का। किस किस में ये नहीं पाया जाता है? तो ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और मैच्योर आरबीसीज में नहीं प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहलाते हैं। फंक्शन क्या है? तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल को पावर देने का, एनर्जी देने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? तो ये हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। बेसिक फंक्शन में ये अगर सम अप किया जाए पावर हाउस ऑफ द सेल को, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये हमारा हेल्प करता है। इसमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एंजाइम्स जो कि हेल्प आउट करता है इसको पूरे रिएक्शन को कैरी करने में। तो आई थिंक कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हिस्ट्री से लेकर के उसके स्ट्रक्चर, उसके मीनिंग्स, उसके फंक्शंस सारे क्लियर हो। स्टिल इफ यू हैव एनी query you can just message me, or you can share your feedback as well as in the comment section। जो भी आपको लगा हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ भी एरर्स या फिर कुछ भी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क एंड I'll make sure कि आपके क्वेरीज का आंसर आपको मिले। I think this is enough for today. In the next video we'll continue this topic, but we'll deal with some another organelle। तब तक पढ़ाई करते रहिए और हैंड रिटन नोट्स बनाना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।